नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, देश की संसद में जो कुछ हो रहा है उसको आप देख रहे हैं। देश के नेताओं का चरित्र भी देख रहे हैं और देश की मीडिया का चरित्र भी सबके सामने आ रहा है। पूरी दुनिया की ताकत लगाने के बावजूद एक आदमी ऐसा है जो बीजेपी के काबू में नहीं आ रहा, और इतना ही नहीं, वो काबू में आने के अलावा भारत की मीडिया को भी झकझोर रहा है। उनको ये एहसास करा रहा है कि तुम्हारा जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारे देश के प्रति दायित्व क्या है। और विश्वगुरु संकट में हैं, विश्वगुरु के जो शिष्य हैं गहरी पीड़ाओं में हैं, इलाज कोई मिल नहीं रहा। क्योंकि अगर राहुल गांधी की सदस्यता ये किसी बहाने से, किसी ताकत से रद्द भी करा देंगे तो राहुल गांधी को आरएसएस पर हमले करने के लिए खुले छोड़ देना ये तो आरएसएस भी नहीं चाहेगी। लेकिन अब तक की यात्रा में राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अगर कोई आदमी कुर्सी पे बैठना चाहिए तो बिल्कुल राइट चॉइस इस देश की है। और मोदी जी के लिए निशिकांत दुबे जैसे लोग जो कुछ कर रहे हैं, उनका जो प्रयास है वो भारत के इतिहास में एक नई कहानी लिख रहा है। लेकिन इतना तय है कि जो एक तिलिस्म, एक लोगों पे जादू कर रखा था मोदी जी ने अपने मोदी मैजिक के नाम पे, अब वो टूट रहा है। परतें उगड़ रही हैं, सच्चाई सामने आ रही है और महामानव का जो रुतबा है वो लगातार दरक रहा है। आने वाले समय में जब ट्रेड डील बिल्कुल क्लियर होंगी, सामने आएंगी, भारत पे जो उसका इफ़ेक्ट बनेगा, उसे ये बात साबित होने वाली है कि राहुल गांधी ने जो चौक वाला उदाहरण दिया था रेसलिंग में, वो बिल्कुल सही कहीं इस देश पे साबित हुआ तो ये देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात होगी। क्या राहुल गांधी अपनी भूमिका को में खुद को सही साबित कर रहे हैं या उनमें अभी और कुछ सुधार की गुंजाइश है? क्या महामानव नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री इतना सब कुछ, इतनी पावर होते हुए भी उनके हाथों क्यों बार बार उनका जो जादू है वो टूट रहा है? इस पर आप भी अपने विचार रख सकते हैं। डॉक्टर साहब जी, 10 साल में हमने ना बहुत कुछ देखा। हमने एक आदमी को नॉन बायोलॉजिकल होते देखा, हमने एक आदमी को विश्व गुरु बनते देखा, हमने भारत की मीडिया को बिकते हुए देखा, एक तरफा एक आदमी के पक्ष में प्रचार करते हुए देखा, एक ठीक ठाक लोगों को पप्पू बनते हुए देखा। और 10 साल बाद अब ऐसा सूरत आ रही है सर कि तमाम कोशिशों के बावजूद, प्रयासों के बावजूद, इतना धन बल जनबल होने के बावजूद विश्व गुरु की जो छवि है वो तार तार होती हुई नज़र आ रही है। और राजीव शुक्ला ने संसद में कहा, राज्यसभा में, कि ये कैसा विश्व गुरु है जिसका पूरी दुनिया में एक भी चेला नहीं है और विश्व गुरु अकेला रह गया है। तो क्या ये भारत की पॉलिटिक्स में जो राहुल गांधी ने एक नए तरीके से एक ललकार बीजेपी को दी है, इसके क्या परिणाम आएंगे? देखिए, पिछले 12 वर्षों से दो लोगों का ही जिक्र है हिंदुस्तान की राजनीति में, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। बकौल नरेंद्र मोदी वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, यानी उनके पैदा होने में उनके माँ बाप का या किसी का कोई हिस्सा नहीं है, और वो कन्विंस्ड इस बात को लेके। ऐसा नहीं कि उनको डाउट हो। माताजी जब तक थी तब तक उनको थोड़ा संदेह हो जाता था कि सामने बैठी तो अब कैसे कहें कि मैं इसकी कोख से नहीं उपजाऊं, लेकिन उनके जाने के बाद उन्हें कन्विंस हो गए वो कि मैं पूरी तरीके से नॉन बायोलॉजिकल हूँ। दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जो इवॉल्व हुआ है। 2004 का राहुल गांधी जब वो शुरुआत कर रहे थे राजनीति में, और 2025 या 26 का राहुल गांधी
दोनों को पहचानना मुश्किल है। काफी फर्क आ गया। हाँ, जब राहुल गांधी आए थे तो उनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी राजनीति की, सिवाय इसके कि वो राहुल गांधी के और राजीव गांधी के बेटे थे, सोनिया गांधी के बेटे थे जी। पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं था, और उनकी तो जिंदगी का बहुत लंबा हिस्सा विदेशों में गुजरा, ऐसी सुरक्षा के साए में जहाँ जीवन को हर पल खतरा था, उस तरह के माहौल में। उसके बाद वो हिंदुस्तान की इतनी खुरदरी सी राजनीति में कोई चॉकलेटी बच्चा कदम रखे, और जिसकी टक्कर ऐसे लोगों से होगी जाती जो माहिर हैं, मतलब शातिर हैं, जिनके पास बड़ा ज़बरदस्त अनुभव है। तो उन दोनों पलड़े पे आप तोलो इनको कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। तो अनुभव की दृष्टि से राजनीति में और वो जो वक्त दोनों ने गुजारा है वो कहीं इर्द आसपास भी नहीं बैठते। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने, उनकी पार्टी ने, हर आदमी इस बात को मानता है भारत का कि राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, विकृत करने के लिए उन्होंने अपने पूरे आर्थिक संसाधन झोंके हैं और झोंक रहे हैं लगातार। अब आप ये बताइए मेरे को, बहुत बुनियादी प्रश्न, अगर किसी आदमी में कोई दमखम नहीं है, उसका वजूद ही नहीं है, वो किसी चीज़ को प्रभावित ही नहीं कर सकता, तो उसका प्रतिद्वंदी उसको ख़त्म करने पे, उसकी छवि को नष्ट करने में इतने संसाधन क्यों झोंकेगा? कोई सवाल नहीं। यानी आप वो नॉन एग्जिस्टेंट है, आप कहते हो वो कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, उस पे इतना, तो फिर इतना आप इस पे फोकस क्यों कर रहे हो? फोकस करने की वजह यही है, मैंने तो कई बार, हमने बार बार इस चीज़ को कहा है कि मैं तो बिल्कुल एक कोट हो गया मेरा कि राहुल गांधी को 2 महीने भारत से बाहर भेजो, नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म। तो नरेंद्र मोदी के वजूद के लिए राहुल गांधी अनिवार्य है। राहुल गांधी उनको एग्जिस्टेंस का आधार देता है, किसी और से तो नरेंद्र मोदी की लड़ाई नहीं है ना। और ये जो इनका युद्ध चल रहा है दोनों का, उसमें मीडिया, जो आपका मेन मीडिया है या जो और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रचार तंत्र है, वो हमेशा ये शो करता है कि नरेंद्र मोदी अपर हैं, नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, लताड़ लगाई उन्होंने, दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं। तो लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। अतिवाद जो है वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। एक कहावत भी है कि शिखर पे आप हमेशा नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ ना तो जगह होती है और एकांत है, तो कभी ना कभी आपको नीचे आना ही होता है। लेकिन देखना ये है कि शिखर पर पहुंचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप शिखर से जब नीचे आ रहे हैं तो एक गरिमामय तरीके से आपकी वापसी हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब जैसे महामानव की हो रही है वापसी, वो लक्षण तो अच्छे नहीं है, ना तो वैश्विक स्तर पर उनकी कोई पैठ रही उस तरह की, और देश में भी लोगों में बहुत भारी निराशा है। और उनके अपने ही जिगरी दोस्त ने जिस तरीके से उनकी राजनीति को खत्म, हालांकि वो कहते तो हैं कि मैं नहीं चाहता कि उनकी राजनीति खत्म हो, लेकिन वो कहते कहते असल में उनकी राजनीति खत्म कर रहे हैं। ट्रंप कोई कसर नहीं छोड़ रहा, और किस्तों में कर रहे हैं। और उसके बाद में देश के अंदर राहुल गांधी उन्हीं सारी चीज़ों को, जब वो अगर राहुल गांधी कहते तो इनका कोई असर नहीं, ये इन पे नहीं होना था, क्योंकि वो तमाम चीज़ें ट्रंप भी कह रहा है। ठीक बात है ना। और वहाँ से उन चीज़ों को आधार बना के राहुल गांधी जब जब सामने आए हैं तब उनको ऐसा लगता है कि अब राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है और बड़ी आक्रामकता से उन चीज़ों के जवाब दे रहे हैं। तो एक तो फाइल जिस पर बहुत बचाव की मुद्रा में है पूरी सरकार, और हरदीप पुरी का तो कायदे से इस्तीफा हो ही जाना चाहिए, वो कह भी दिया, हम 4-5 बार मिला। हाँ, और हो ही जाना चाहिए था। और उसके बाद में यूएस डील, अब देखिए सब चीज़ों में अमेरिका इन्वॉल्व है। यह किताब में जो है वो नरवणे जी की, उसमें चाइना इन्वॉल्व है। तो इनका जो झूठ के जो किले इन्होंने खड़े किए थे, वो बाहरी शक्तियां जो हैं, जो इनके मित्र ही रहे, वो धीरे धीरे उनको दरकार है ना। और अब उस पर उनका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि राहुल गांधी की कोई भी बात उनके स्तर की नहीं है जिसका वो जवाब दें, तो उन्होंने एक लफंगे लोगों का ग्रुप बना रखा। और ये भी धर्मेंद्र जी बहुत, आप देखना, मैंने तो भारत की संसद का जितना मेरा अनुभव है, जितना मैं लोगों को जानता हूँ, कभी भी इस तरह की प्रजाति नहीं आई थी जो अब आई है। थे वहाँ राजनारायण जैसे लोग थे, लेकिन उनका भी एक वजूद था। ये तो अलग ही छपरी टाइप के लोग, मखौल करने वाला विदूषक तो कहा जाता था। जैसे वो 15-20 करोड़ लोग इन्होंने तैयार कर रखे हैं, जैसे उनमें से कोई उठा के संसद में बिठा लिया। तो मैं सदन की बात करूं, अगर वहां एक पीलू मोदी थे, उनकी बड़ी चर्चा होती थी, बड़े मजाकिया थे, लेकिन ही वॉज हाईली एजुकेटेड, मतलब
सब्सटेंस वाला आदमी था। राजनारायण का जिक्र किया मैंने ऐसा। बाकी लोग बड़े गंभीर प्रवृत्ति के लोग थे। हमें चिंता इस बात की भी होनी चाहिए कि ये हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुने हुए तो हैं निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं, कि इतना गिरा हुआ आदमी है कि वो उस पर चर्चा करना भी कई बार बेमानी लगता है, लेकिन चूंकि वो बार बार आपको अवसर उपलब्ध कराते हैं तो बात करनी पड़ती है। ऐसे एक गिरिराज सिंह है, वो पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को बताता, वो सरेंडर और सलेंडर का फर्क नहीं जानता। वही पुरानी फोटो पता नहीं किसी ने कहा है या अपने नंबर बनाने के लिए नेहरू जी की उनकी बहनों के साथ बनाई हुई है ना, एआई से बनी। हाँ, और बोला कि बाहों में सरेंडर कर दिया। मजाक उड़ा रही है। लोग बच्चे पूछ रहे हैं कि सिलेंडर क्या होता है, सरेंडर तो सुना था, है ना। और पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा भी नहीं है, और बड़ा महत्वपूर्ण मंत्री है। तो ना तो उनको इतिहास बोध है, ना उनको उनका भाषा पे कोई पकड़ है, ना उनको हिंदुस्तान के समाज के यथार्थ से कोई जानकारी है, वाहियात बातें करने के लिए बस। और वहाँ एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। हमने पहले भी कई बार कहा है कि कौन गाली देने में, हिंसक व्यवहार करने में, अभद्रता करने में कौन आगे जा सकता है, उनके अंदर एक कंपटीशन चल रहा है। तो ये आइडिया किसका रहा होगा जी, राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द करा देते हैं? देखिए, इन्होंने पहले ये कहा कि हम विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे, प्रिविलेज मोशन लाएंगे, लॉ कौन रोकता है। लेकिन इनको बाद में पता चला 2-4 घंटे बाद ही कि पिछले 2 साल से प्रिविलेज कमेटी ही नहीं है। तो लाएंगे कहाँ से? विशेषाधिकार हनन समिति जो बनती है वही नहीं बनाई तो इसलिए नहीं थी कि भाई इनके बारे में ना आने शुरू हो जाए वहाँ। अब जब इन्होंने कहा कि भाई ये करेंगे तो हड़कंप मच गया। तो उन्होंने कहा जी वो तो कमेटी नहीं है, अब क्या हो। तो फिर वो उसको उतारा गया, निशिकांत को। निशिकांत ने कहा कि मैं वो तो सब्सटेंटिव पता नहीं क्या नई चीज़ लोग कहते हैं, हमने तो पहली बार सुना, हमने भी पहली बार सुना। और उसमें उन्होंने मांग कर दी कि ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए कि आजीवन चुनाव न लड़ें। तो उस मूर्ख आदमी को कोई समझाए, इनको तो भरोसा नहीं होगा। सच बात यह है कि राहुल गांधी ने तो खुद भी ये कहा कि भैया मेरा इन चीज़ों में कोई आकर्षण नहीं है, चूंकि मैं इन चीज़ों के बीच में पैदा हूँ। ये तुम्हारे लिए बड़ी बात, तुम्हारे लिए बड़ी बात हो सकती है। मैं तुम आँख खुली प्रधानमंत्री गोदी में था अगला। तो उसके सच में आकर्षण नहीं रहता इन चीज़ों के। ये ठीक वैसे ही है जैसे मतलब एक बहुत संपन्न व्यक्ति है, सारी चीज़ें उसने देखी, आप उससे एक संघर्षशील व्यक्ति का क्या तुलना हो सकती है। उसने वो तमाम चीज़ें देखी हुई है। और राहुल गांधी होना अपने आप में एक बड़ी बात होगी आज की तारीख में। देखिए, राजनीति में आपको ऐसा मिल जाएगा, ऐसे कई उदाहरण है, अपने हरियाणा में भी हैं, कि जो व्यक्ति 3 बार चुनाव हारा वो उसका नेता होना 1 इंच भी नीचे नहीं हुआ। मतलब वो नेता बने। वो गिरिराज तो कह रहे हैं 95 चुनाव हार चुके हैं, 95। अच्छा, राहुल गांधी 95 चुनाव हार चुके हैं। हाँ, वो सारे जोड़ लिया ना जो उनके टाइम में हो रहे हैं। तो उनका धन्यवाद करना चाहिए, वो हारे तभी तुम जीते हो, है। तो ये तो अब राहुल गांधी उनके लिए जिम्मेवार थोड़ी है। अब आप कहोगे कि नेहरू की गलतियों के लिए, कथित गलतियों के लिए राहुल गांधी माफ़ी मांगे, तो राहुल गांधी अगर उलट के कह दें कि मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूं, बशर्ते नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो बातें मधोक जी ने लिखी अपनी किताब में, उसके लिए क्षमा मांग लें एक बार, क्या होगा। कुछ खास लिखा मधोक जी ने? बहुत कुछ लिखा है। अच्छा, मतलब बलराज मधोक को छोटे मोटे आदमी तो थे नहीं, भारतीय जनसंघ के दूसरे अध्यक्ष थे वो। जनसंघ पार्टी उन्होंने बनाई और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने आरएसएस प्रमुख को, गोलवलकर जी को जाकर बताया कि 3 नंबर का बंगला राजेंद्र प्रसाद रोड पे जो है वो व्यभिचार का अड्डा बन चुका है। ये शब्द है, किताब में लिखा है। हाँ, किताब में लिखा है। तो और 3 नंबर के इस बंगले में, इस रोड पे कौन रहता था? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य और भारतीय जनसंघ का और भारतीय जनसंघ के दूसरे अध्यक्ष अपनी पुस्तक में अटल बिहारी वाजपेयी के निवास स्थान को व्यभिचार का अड्डा बता रहे हैं। और साथ में लिख रहे हैं कि गुरु गोलवलकर ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये लोग संघ से ही भेजे गए थे डेपुटेशन पे, संघ के अनुशासित सिपाही हैं, है ना। और चलो पता नहीं कितनी कितनी बातें दुनिया भर की लोगों के बारे में है। तो ये सारी चीज़ें आप एक आदमी को डिमोरलाइज करने के लिए करते हैं। लेकिन राहुल गांधी से पहले उनके पूर्ववर्तियों ने अपने जीवन काल में क्या किया, उसके लिए वो जिम्मेवार थोड़ी हैं जी, है। अब नेहरू के मरने के तो 12-13 साल बाद तो राहुल गांधी पैदा हो गए। ठीक। तो इन चीज़ों को ऐसा नहीं है कि जो मोदी जी कहते हैं ना कि दुनिया देख रही है, विश्व देख रहा है,
तो इन चीज़ों को भारत के लोग भी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। दूसरे जो सबसे बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आ रही है, इनको हम हटा भी दें सारी बातों को, वो जो यूएस के साथ हमारी डील हुई है उसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे तो पड़ेगा जी, पूरी तरीके से पड़ेगा। और उन्होंने वहाँ जो टर्म डिक्टेट किए हैं और भारत ने जो उन टर्म्स को माना है, उससे एक बात सिद्ध हो गई है कि इस देश की संप्रभुता और जो सॉवरेनिटी है उससे कहीं ना कहीं समझौता हुआ है। उसमें एक बात है नॉन ट्रैफिक बैरियर की, ये इतनी खतरनाक क्लॉज है। वो ये है कि भारत में जो चीज़ों पे उत्पाद हैं उन पे जो भारत के नियम लागू होते हैं वो अमेरिका से आने वाली चीज़ों पे नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल कि यहाँ हम ISI मार्का लगाते हैं उस चीज़ पे, उन्होंने कहा कि हम इन्हें एक बार जो चीज़ भेज दी ना, आप उसमें दखल नहीं देंगे, अब भेज दी वो मार्केट में खपेगी। हाँ, और हिंदुस्तान का जो मुझे चिंता है कि वो अमेरिका यहाँ कोई 80 करोड़ लोगों के लिए थोड़ी कुछ कर रहा है, उसे यहाँ का 25-30 करोड़ का जो मार्केट है, जो वहाँ की पॉपुलेशन के बराबर है लगभग, उसमें उसकी पैठ होनी है। तो अमेरिकी चॉकलेट्स आएंगे, अमेरिकन दुनिया भर के मिल्क प्रोडक्ट्स आएंगे, सारे आएंगे। और ये जो वर्ग है, आपको ये देखना इतना कॉन्शियस हो गया, इसके दिमाग में बैठ गई कि भारत में जो भी उत्पाद बन रहा है वो मिलावट वाला है, अडल्ट्रेटेड है। उसमें साफ नहीं अभी आ गई कि अमूल के दूध में भी टॉयलेट वाला वो बैक्टीरिया मिल रहा है बड़े लंबे स्तर पे। तो ये कहाँ, ये जो कंपनियों का युद्ध चल रहा है, यानी भारतीय प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी आप जीरो कर देंगे कि उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है और मिलावट भरी पड़ी है, और उधर से अमेरिकन प्रोडक्ट ये बढ़िया है जी। हाँ। और उन पे कोई जांच भी नहीं है। हाँ, तो भारतीय कंपनियों को तो आप बिल्कुल रसातल में पहुंचा दोगे। क्योंकि ये फैसला कौन करेगा? मान लिया मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ 100 रुपए की, वो भारतीय चीज़ ले रहा हूँ, और मुझे ये पता चलता है कि 100 के मुकाबले जो 120 या 130 की मिल रही है अमेरिकन, उसमें कोई मिलावट नहीं है और उसकी गुणवत्ता 100% खरी है। तो मैं चूँकि कैपेबल हूँ, मैं मतलब मध्यम वर्ग भारत का, तो वो पैसे खर्च वहाँ करेगा। तो आपके जो स्थापित उद्योग धंधे हैं उन पे भी चोट पड़ेगी, बहुत हो जाएगी। तो ये जो एक कॉन्शियस वर्ग है ना हमारे यहाँ बहुत, जिसको जैविक चीज़ें चाहिए, शुद्ध चीज़ें चाहिए, और उसका अधिकार भी है पाना अगर वो पैसे खर्च कर रहा है, और वो उसको अमेरिकन मार्केट यहाँ ला के देगा, तो आप सोच के देखिए कि भारतीय उत्पाद में उसकी क्या रुचि रहेगी। सेम इज द केस विद द चाइना। तो आपकी जो मेड इन इंडिया या आप स्टार्टअप इंडिया दुनिया भर की चीज़ें बना रहे थे, उन सबको तो भारी चोट पहुंचेगी इससे जी। तो ये असर धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करके आपको ये देखना 3-4 वर्षों में जब अगले चुनाव होंगे, हर आदमी हिंदुस्तान का, इस मिडिल क्लास का कुछ और राय रखेगा, विपरीत राय रखेगा। और ये हमारी आर्थिक ढांचे को हिंदुस्तान के हिलाने वाली चीज़ है, और प्रधानमंत्री इसको स्वीकार कर नहीं रहे। और मजे की बात यह है कि अब तो वो सदन में ही नहीं आते, पहले भी बहुत कम आते थे, अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब तो आते ही नहीं। जो कह रहा था कि बिरला जी भी बहुत ज़्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं। अब वो महसूस कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है अगर वो महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं इस तरीके का कि वो महसूस करने वाले, मुझे ये लग रहा है कि डर की वजह से नहीं आ रहे। इनको अभी भी लग रहा है कि राहुल गांधी का वो जो प्रस्ताव है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है कि वो आएंगे तो मैं उनको किताब भेंट करूंगा, तो वो किताब उनको आने नहीं दे रही। अच्छा, हाँ, कि लेके बैठ के और आ गए तो क्या करोगे आप? जो आदमी सदन में उठ के जब भी पास गए आंख मार सकता है वो इतना शैतान तो है ही ना कि वो कुछ भी कर सकता है, और किताब उठा के बाहर फेंक दी। मान लिया वो बाहर अश्विनी वैष्णव और ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में आ गया जी कि लेट्स डू इट टुगेदर। वो भाग्य सर वहां से वो आ रहा है बिल्कुल मस्ती में, और जब उन्होंने देखा कि उसने कहा, वो अश्विनी वो दूसरे मंत्री थे, कि ऑथेंटिकेट, बोला आओ साथ मिलके करते हैं ऑथेंटिकेट, आ जाओ। और वो रुके ही नहीं, वो भाग लिए वहाँ से। तो एक्चुअल में क्या है कि मंत्री जितने भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो सब नरेंद्र मोदी के सच को हमसे, आपसे और विपक्ष से ज़्यादा जानते हैं, है ना। और वो भी ये मुक्ति चाह रहे हैं कि यार ये जो भय का वातावरण बन गया, हमारे होने पे ही सवाल उठने लगा, इससे कब मुक्ति मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा है जो अब इन चीज़ों से बहुत ऊब चुका है। तो उनको जब जहां भी जैसा मौका मिलता है वो सेवा कर देते हैं उठा के। भाई प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं है? काम है। नेहरू को जो समर्थन मिला है इस देश में 52 के चुनाव में, पहले चुनाव में, वो अभूतपूर्व, आज तक उसको पैरेलल हुआ नहीं। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 घंटे से लेकर 4 घंटे नियमित सदन में बैठते थे और नोट्स बनाते थे, और उनकी मौजूदगी इस बात को निश्चय करती थी कि विपक्ष के लोग सवाल पूछ सकें। वो इंतजार करते थे, हमारे साहब आते नहीं है, प्रोत्साहित करते थे वो।
सदन का सत्र शुरू होगा तो उस समय एड्रेस कर देंगे प्रेस को, 2-4 जो उनकी एक तरफा बातें, और उसके बाद में वो निकल जाते हैं बाहर। प्रेस को तो कभी ये मिले नहीं। सदन की जब ये गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तब भी पूरे साल में 10 से 12 दिन से ज़्यादा नहीं चलता था। तो सदन का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अब जब आए थे, नाटक नहीं देखा था आपने क्या करा था, बिल्कुल सिर टेक दिया उस पर। वो पहला और आखिरी दिन था जी। हाँ। और मुझे लगता है कि जिस समय मैं कई बार कल्पना करता हूँ कि जब वो अपना माथा टेक रहे थे सदन के भवन के आगे, संसद के, उस समय क्या सोच रहे होंगे। खुराफाती दिमाग सोचता है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो सोच रहे थे कि अब तेरी खैर नहीं है, तू बच के दिखा। तो वो जहां भी जाते हैं ना, उन चीजों को, सब चीजों को उखाड़ के फेंकना है। तो भूत बना दिया जी इस देश का तो के सामने। पर ये एक बंदा नहीं दबरा जी इनसे, वो दबेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी बर्बाद पार्टी है जी, नेता नहीं बचे। देखो राहुल गांधी को ना तो कांग्रेस पार्टी की जरूरत, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, ना उसे किसी नेता की जरूरत, वो तो अकेला बहुत है। उसे दूसरे आदमी की जरूरत नहीं। ये सारी समस्याएं क्या ममता बनर्जी, अखिलेश और तेजस्वी को नहीं पता, नहीं आ रही? कोई आपने देखा दिल्ली में उसके साथ बैठते हुए? नहीं बैठते। वो विपक्ष के नेता हैं। आप लोग आइए अपनी अपनी राजधानियों से निकलकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, बैठो उसके साथ में। लेकिन सबकी नसें दबी हुई हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक ऐसा आदमी है कि जिसे आप 12 साल में उसको 1 इंच भी सीधा नहीं कर पाए। और ये सबसे बड़ा काम करेंगे अगर ये, इनकी सबसे बड़ी सेवा होगी इस देश के लिए अगर ये राजीव गांधी पे बैन लगा, इस पर राहुल गांधी पे बैन लगा। हाँ, इसको बाहर कर दो ना। ये उसी दिन इतना बड़ा लीडर बन जाएगा कि सबको खा जाएगा। इनकी हिम्मत नहीं हो रही। वो चैलेंज कर रहा है कि करो आप FIR दर्ज करने। एक बार करी थी ना, सदन की सदस्यता पहले छीन चुके हैं, चिट्ठीगढ़ की। अगर दोबारा अगर ये कर दें तो ऐसी लहर उठेगी, ऐसी आंधी उठेगी कि जिसमें ये सब कुछ मामला साफ हो जाएगा। और इतना आसान नहीं है राहुल गांधी पे प्रतिबंध लगाना, चूंकि सारी दुनिया देख रही इन चीज़ों को। आज अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की सबसे ज़्यादा रुचि किसी भी मुल्क में है और डिस्टेबलाइज करने में, ये नहीं कि भारत की प्रगति को वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो वो इंडिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और इससे राजनीति में क्या बदलाव आएगा? आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।